week long we are going to discuss the chemical equation. What is chemical equation? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है chemical equation होती क्या है? अगर किसी chemical change को हम फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल एक केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन है, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. सोडियम मेटल को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन है. अब इस चीज को, इस केमिकल चेंज को हम सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. तो सोडियम का सिंबल क्या है? Na प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सोडियम NaOH और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2. नाउ दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल इक्वेशन है. ये मेजर डिफरेंस है, लेकिन कई बार हम जब आगे पढ़ेंगे तो जब हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन लिखो तो एक्चुअली हम केमिकल इक्वेशन ही लिखते हैं. ठीक है, वैसे टेक्निकली इसमें ये डिफरेंस है. केमिकल रिएक्शन सिंपल रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अगर नाम लिख दें केमिकल रिएक्शन है, इसको सिंबल की फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो केमिकल इक्वेशन है. तो देखिए दिस इज केमिकल इक्वेशन. इससे क्या चीज आपको पता चल रही है? हम ये पता चल रही है कि इसमें सोडियम मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है. तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? ये इक्वेशन बैलेंस है. बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस इक्वेशन उसको हम कहेंगे जब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में सभी एटम इक्वल. सभी एटम का मतलब जैसे सोडियम एलिमेंट का एक एटम है, इधर भी एक होना चाहिए, तो इधर एक ही है, तो ये बैलेंस है. हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 + 1 3 है, तो बैलेंस नहीं है. यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन में बैलेंस है. तो इसका मतलब कि सभी इन ऑल रिस्पेक्ट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स. जितने भी एटम हैं सभी एलिमेंट के सब इक्वल होने चाहिए दोनों साइड में. ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में आयंस इन्वॉल्व हैं, आयंस का मतलब जिन पर चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज स्पीशीज हैं, तो वहां पर चार्ज को हमें बैलेंस करना पड़ता है. एक साइड में अगर टोटल 2 पॉजिटिव है तो दूसरे साइड में 2 पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे अभी हम सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं, सोडियम ट्रीटेड विद वाटर. ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी हो, इसको देखो कैसे बैलेंस करेंगे. ये कौन सी इक्वेशन है? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन. दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन. अब बैलेंस कैसे करेंगे इसको? बैलेंस इक्वेशन का मतलब देखिए मैं इसको एक तरीका बताता हूँ. अभी तो सिंपल तरीके, सोडियम 1 था यहाँ पर, हम पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 3 थे. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं. तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. हम क्या करेंगे? H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हाइड्रोजन कितने बन गए? 4. ठीक है, अब हाइड्रोजन अभी बैलेंस की, इधर 4 3 तो हम बना नहीं सकते थे. यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए. फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देखिए अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए. सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम लास्ट में लड़ने लगा. तो यह है एक कौन सा मेथड हुआ है? हमने इसको बैलेंस किया. सोडियम कितने एटम है? 2, इधर भी 2. हाइड्रोजन कितने हैं? 4, इधर भी हाइड्रोजन के 4. ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है. ओके, अब अभी तक मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क है. फिर मैंने बताया कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है. ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. और बैलेंस्ड इक्वेशन का मीनिंग क्या है? ओके, अब बैलेंस इक्वेशन के मेथड कौन कौन से मेथड है? वैसे तो बेसिकली 4 मेथड है बैलेंस्ड इक्वेशन के. एक है हिट एंड ट्रायल मेथड. पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है ट्राई अगेन अगेन. इस मेथड में हम बार बार ट्राई करेंगे
तो उसको बैलेंस करेंगे, यानी कि ट्राई करके हम बैलेंस करते हैं। देयर इज नो सर्टेन रूल, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो हिट ट्रायल मेथड में हमें फॉलो करना है। तो हिट ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड में कोई रूल नहीं है, हम ट्राई करने के बाद, प्रैक्टिस के बाद हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या था, इसको हमने क्या देखा यहाँ पर, पहले काउंट किए एक साइड में कितने एटम है हर एक एलिमेंट के, दूसरे साइड में कितने हैं, फिर हमने कोशिश किया इसको बैलेंस करें। तो पहले हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हमने सोडियम को बैलेंस किया। तो वैसे तो कोई इसमें रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक चीज जरूर इसमें फॉलो करते हैं, जैसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उसको हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं। जो सिंगल एलिमेंट वाला एटम, सिंगल एलिमेंट है, उसको बिल्कुल लास्ट में बैलेंस करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एलिमेंट हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हम कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बैलेंस कर रहे हैं तो वो बाकी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए सबसे पहले हम ऐसा मॉलिक्यूल बैलेंस करते हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व है, लास्ट में हम उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसमें सिंगल हो। ओके, दूसरा मेथड है हाफ इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपको क्या होगा, एक जो इक्वेशन दी है उसकी पार्शियल इक्वेशन बनानी पड़ती है। उन पार्शियल इक्वेशन को फिर सेपरेटली हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद उन पार्शियल इक्वेशन को ऐड करके हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन आती है। लेकिन अभी स्टार्टिंग है इसलिए हमें इक्वेशन का आइडिया नहीं है, इक्वेशन हम लिख नहीं सकते, इसलिए मेथड को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पार्शियल इक्वेशन मेथड। लास्ट एक तीसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक और मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यानी कि लास्ट के दो मेथड, तीसरा मेथड मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और चौथा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये दोनों मेथड लास्ट के हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन में इनका कंप्लीट और डिटेल डिस्कशन है, तो वहां पर इनको कंप्लीट करेंगे। तो एक ब्रीफिंग थी अबाउट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये क्या होती है। ओके, इसके बाद इसमें बेसिकली क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम, स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि हमें क्वांटिटेटिव रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्वांटिटेटिव क्या रिलेशनशिप है, what is the relationship between, what is quantitative relationship between the reactants and product, that is known as stoichiometry। हम stoichiometry पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पर। तो stoichiometry में हम क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है, मास की हेल्प से हम मास कैलकुलेट करें, मास की हेल्प से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें, या वॉल्यूम से मास कैलकुलेट करें, और तीसरा हो सकता है वॉल्यूम से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो जितनी भी स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं हम डिस्कस करेंगे इसको मास मास रिलेशनशिप पर बेस्ड, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर बेस्ड, एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पर बेस्ड। एक कहीं कहीं पर ये भी आ सकता है मोल से हम मोल निकालें, यानी कि मोल मोल रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन वैसे ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में ज्यादातर हम इसको नहीं लेते, मेनली इसमें लेते हैं 3 पॉइंट, लेकिन फोर्थ में हम डिस्कस कर लेंगे। तो मास मास रिलेशनशिप की प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस मास मास रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो मास मास रिलेशनशिप बेस्ड प्रॉब्लम्स, बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, मास मास रिलेशनशिप बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम में क्या होगा, किसी एक चीज का आपको मास दिया रहेगा, उसकी हेल्प से दूसरी चीज का मास निकालना होगा। चाहे रिएक्टेंट का मास हो, एक रिएक्टेंट का मास दिया, दूसरे रिएक्टेंट का मास निकालना हो, कि प्रोडक्ट का मास दिया, उससे रिएक्टेंट का मास निकालना हो, तो रिएक्टेंट का मास दिया, प्रोडक्ट का मास निकालना, यानी कि हमें मास की हेल्प से मास ही कैलकुलेट करना है। ओके, इसलिए इसको कह दिया मास मास रिलेशनशिप। देखिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट प्रॉब्लम। यस, पॉज करो। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम वेरी सिंपल, हम सिंपल से स्टार्ट करें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम produced by combustion of 16 gram of methane। very simple question, 16 ग्राम मीथेन है, उससे कितना वाटर प्रोड्यूस होगा
हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। हम 16 ग्राम ऑफ मीथेन का बर्न करें, कंबस्शन का मतलब होता है बर्निंग, और आपको सबको पता है बर्निंग कैसे होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो CH4 treated with CO2 gives CO2 plus H2O। तो देखिएगा हमने इक्वेशन लिख लिया, अब इसका मास निकालेंगे। मास कैसे निकालते हैं, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, 4 into 1 कितना हो गया 16 ग्राम। हाइड्रोजन वाटर का निकालें 2 into हाइड्रोजन का मास कितना है 2 टोटल, ओके, प्लस 16 कितना हो गया दैट इज 36। तो इसमें तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, देखिए क्वेश्चन में क्या है 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर बनेगा, तो 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर विल बी प्रोड्यूस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह से हमने मीथेन के मास से वाटर का मास कैलकुलेट किया ऑन द बेस ऑफ इक्वेशन। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, calculate the mass of iron which will be converted into its oxide। और ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको दिया है दैट इज Fe3O4 by action of 18 ग्राम of steam on it। यानी कि हमने मास, आयरन का मास निकालना है। आयरन किसमें कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4 में, कैसे, बाय ट्रीटमेंट विद स्टीम। तो आयरन को किसके साथ रिएक्शन कराया, आयरन रिएक्ट किया स्टीम के साथ, और स्टीम का फॉर्मूला क्या है H2O। जब H2O गैस की फॉर्म में, इसको कहते हैं स्टीम, ये स्टीम है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, आयरन का क्या बन जा रहा है, आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 और प्लस यहाँ पे लॉस होगा हाइड्रोजन का। तो इस तरह से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, कई बार रिएक्शन दे देते हैं एग्जाम में, लेकिन ये कंप्लीट रिएक्शन। तो बैलेंस करने के लिए देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 4, तो 4 कर लें, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं, चाहे न्यूमेरिकल पर्पस से लिखें या वैसे ही लिखें, आपको खुद के इक्वेशन लिखिए, तो ये अंडरस्टूड है कि हमेशा हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। ओके, तो 4H2O, तो ये क्या बन गया, यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे 8, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखिएगा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी 4 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, आयरन की यहाँ पे 3 है, तो उसके लास्ट में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, हमें अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास का रिलेशनशिप देखना है। इक्वेट मास किसमें रिलेशनशिप देखना, मास ऑफ आयरन कैलकुलेट करना है 18 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ। तो हमें इन दोनों के मास की जरूरत है, आयरन की और स्टीम की। आयरन का मास कितना है इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 into 56। 56 क्या है इसका एटॉमिक मास है, ये हो गया 168 ग्राम। और यहाँ पर H2O स्टीम का कितना है 4 into 18, ये हो गया आपके पास 72 ग्राम। तो एक रिलेशनशिप हमारे पास डेवलप हो गया कि अगर आयरन 168 है तो कितनी स्टीम है 72, यानी कि 72 ग्राम अगर हम स्टीम पास करेंगे 168 आयरन पर, तब ये रिएक्शन हो रही है। ओके, तो हमें देखना है, अब हमें निकालना है क्या है, आयरन का मास दिया हुआ क्या है स्टीम का मास। तो स्टीम के मास को हम पहले लिखेंगे, आयरन के मास को बाद में लिखेंगे। तो हम क्या स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, बिकॉज 72 ग्राम ऑफ स्टीम reacts with 168 ग्राम ऑफ आयरन। अगर 72 ग्राम स्टीम है तो कितना आयरन चाहिए 168 ग्राम आयरन चाहिए, लेकिन आपके पास कितनी स्टीम दी है उसने 18 ग्राम। तो 18 ग्राम के लिए कितना आयरन चाहिएगा 168 डिवाइड बाय 72 into 18। तो टेबल पढ़ दीजिए, 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 42 ग्राम। तो ये आंसर है। तो 42 ग्राम मास ऑफ आयरन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 18 ग्राम ऑफ स्टीम
and it will produce Fe3O4, that is oxide of iron. Okay, now next third problem. Calculate the mass of 60% H2SO4 required to decompose 50 ग्राम of chalk. chalk क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. chalk इस्तेमाल लिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है. ओके, अब देखिएगा इसमें 50 ग्राम चौक उसने लिया, वो कह रहा है इसको डिकम्पोज किया, और डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए. यानी कि किसमें रिएक्शन होगी? चौक में और सल्फ्यूरिक एसिड में. और चौक का फार्मूला क्या है? CaCO3. और इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो क्या बनेगा? देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट होगा प्लस H2O प्लस CO2. ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन बैलेंस है ये. तो आपके पास अगर इक्वेशन का हिसाब देखें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें एक रिलेशनशिप देखना पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट में क्या रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ मास. देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आएगा? 100 आएगा. देखिए 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है और 3 है. तो कितना हो गया? ये 100 ग्राम हो गया. सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालेंगे, हाइड्रोजन के टोटल 2 हो जाएगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 64, ये टोटल हो गया 98 ग्राम. ओके, तो देखिए इसमें एक रिलेशनशिप आ गया. अगर कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है तो उसको कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए? 98 ग्राम चाहिए. देखिए 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये हमें इक्वेशन से पता चलता है. लेकिन हमें दिया हुआ क्या है? हमारे दिया हुआ, देखिए दिया हुआ 50 ग्राम. आपको क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 50 ग्राम है. कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए? ओके, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको. 100 ग्राम, तो देखिए अगर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 100 ग्राम के लिए कितना? 98. 50 के लिए कितना चाहिएगा? यू कैन से कि हमें कितना चाहिए? 49 ग्राम चाहिए. ओके, तो आप समझेंगे आंसर 49 है? नहीं. अब देखिए उसने कहा कि मास 60% H2SO4. अब ये समझना पड़ेगा हमारे पास ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इक्वेशन में, ये 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है. तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड अमाउंट कितनी है? 49 ग्राम चाहिए. लेकिन हमारे पास प्योर तो अवेलेबल नहीं. हमने क्या लिया? 60%. तो आप समझते होंगे कि 60% को अगर आप मार्केट में जाओ कोई चीज खरीदने के लिए, वो कहते हैं कि 30% प्योर है, ये 60% प्योर है. तो इसका मतलब हम क्या निकालोगे? तो अगर 100 ग्राम सैंपल लोगे उसमें 60% प्योरिटी है, 40% इम्प्योरिटी. तो हमें तो प्योर चाहिए, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अमाउंट चाहिए. तो 60% H2SO4 का मीनिंग क्या है कि 60 ग्राम प्योर H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन. जो H2SO4 सॉल्यूशन है उसमें प्योरिटी अगर वो 100 ग्राम है, उसमें 60 ग्राम प्योर है. यानी कि 160 ग्राम प्योर लेने के लिए हमें 100 ग्राम यूज करना पड़ेगा. ओके, अब देखिए इसकी इसी को यूज करेंगे. 60 ग्राम ऑफ प्योर H2SO4 will be obtained from 100 gram of sulfuric acid solution. ये 60% का मतलब है. अगर आपको 60% H2SO4 का मतलब ये 60 ग्राम प्योर चाहिए तो आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. लेकिन हमें प्योर चाहिए कितना? 49. तो 49 ग्राम प्योर के लिए कितनी अमाउंट चाहिएगी? 100 और 60 into 49. तो कितना हो गया ये? आप 5 और ये 3, कितना चल जाएगा ये आपके? 45 और 24. ओके, ये 245 हो गया डिवाइड बाय 3, तो 8
1.7 81.7। ओके, हमें कितने ग्राम चाहिए? ये ग्राम में आएगा अमाउंट 81.7 ग्राम चाहिए हमें। 81.7 ग्राम शुड बी आंसर। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट अगर देखें तो आएगा 0.67 आएगा, ऐसे लिख लो आप, चाहे 7 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। ओके, दिस पार्ट इज प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, कल हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड मोल मोल रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू।